नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। तो चक्षुदर्शी देखने से पहले आप इसे अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आइए, एक औपचारिक आग्रह होता है, हर बार हम लोग करते हैं। आज के इस अंक में आपको मैं बात करूंगा समाप्त होते हुए मानसून सत्र की, संसद के समाप्त होते हुए मानसून सत्र की। संसद के आज के कार्रवाई का एक तरह से अंतिम दिन है। कल सत्र का सत्रावसान हो जाएगा 21 तारीख को। तो आज लगातार हंगामे के बीच, दोनों सदनों में लगातार हंगामे के बीच सरकार जबरदस्ती अपना काम, सरकारी कामकाज निपटाने में लगी है, जबकि संसद के दोनों सदन जिस नारे से गूंज रहे हैं वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये इस सरकार का, मौजूदा सरकार का पहला ऐसा संसद का सत्र है जिसमें एक दिन भी ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को छोड़ करके। प्रतिपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद से लगातार एसआईआर पर बहस की मांग कर रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव क्या रिवीजन, जो बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें जो भयंकर स्तर पर धांधली हुई है, लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और नए जोड़ दिए गए हैं। इसको विपक्ष वोट चोरी का नाम देकर के बाकायदा संसद में भी हंगामा कर रहा है, और सड़क पर तो आपको मालूम ही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में एक लंबी पदयात्रा चल रही है जिसमें लाखों लोग उमड़ रहे हैं। ये प्रायोजित भीड़ नहीं है जैसी सरकारी कार्यक्रमों में होती है। हम लोगों ने देखा है जब कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई गृह मंत्री होता है, तो उसके लिए भीड़ जुटाने में पूरे सरकार को पसीना आ जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके, शिक्षकों से लेके, किसानों से लेके सबको भर भर कर सभा स्थल पर ले जाना पड़ता है। लेकिन ठीक इसके उलट बिहार में राहुल गांधी की सभाओं में, आरजेडी की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि इसे देख कर के सत्ता पक्ष का माथा चकरा गया है। यही स्थिति संसद में इस समय विपक्ष ने जिस अनूठी एकता का परिचय दिया है, वैसी एकता पिछली सरकार, जो मोदी जी की जो दो सरकारें बनी और 2014 में और 2019 में, उसके किसी ऐसे सत्र में देखने को नहीं मिली। हालांकि इस बार के सत्र में सरकार की ओर से जो हमारे पीठासीन अधिकारी लोकसभा में या राज्यसभा में हैं, उन्होंने निलंबन, सदस्यों के निलंबन का जो हथियार था उसका इस्तेमाल नहीं किया। पिछली सरकार में जब लोकसभा और राज्यसभा चल रही थी तो बड़े पैमाने पर करीबन 149 सदस्यों को हंगामा मचाने पर सदन से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। सरकार लगातार पिछले एक महीने से वोट चोर गद्दी छोर का नारा सुनने के लिए बाध्य है, और इसी नारे के बीच में, इसी शोर शराबे के बीच में सरकारी कामकाज सदन में चलाया जा रहा है। विशेष अनुमतियां लेके चलाया जा रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार अपना कामकाज करने में लगी है, क्योंकि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें इस सत्र में पारित कराना सरकार की मजबूरी थी। तो ये जो विधेयक पारित होंगे और जो कानून बनेंगे, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, विपक्ष की कोई सहभागिता नहीं होगी। यानी विपक्ष की सहभागिता न होने का मतलब है कि देश के 60-63% लोगों की इस नए जो कानून बनेंगे उनमें कोई भागीदारी नहीं होगी, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो आपके कर ढांचे का हो, या कोई भी कानून हो, समुद्री उत्पादों को लेकर हो, SEMA को लेकर हो। वो 8-10 प्रस्ताव हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऐसी एक कल्पना की जा रही थी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सरकार इसी सत्र में मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि सदन में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव भी लेकर आए। लेकिन अभी जब मैं संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तब तक ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में आया नहीं था। और आ जाए, जब आप ये अंक देख रहे हो और जब तक आ जाए तो कह नहीं सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी को लेकर के कि जिन 3 नामों की चर्चा हो रही थी वो नाम नहीं होंगे, चौथा होगा, वैसे ही हुआ। ऐसा ही इस बार भी हो सकता है कि कल संसद के सत्र का अवसान, अनिश्चित काल के लिए अवसान होने से पहले
सरकार देश को चौंकाने के लिए ये कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर में जो संपूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा है पिछले 5-6 साल से, उसको पूरा करते हुए कोई प्रस्ताव ले आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार चौंकाने के लिए कुछ भी कर ले, विपक्ष के इस शोर शराबे, इस नारे, वोट चोरी के नारे को दबाने में नाकाम ही रहेगी। क्योंकि अभी तक देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के वरक्ष सभाएं की, कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुई। तो मीडिया का ध्यान, मुख्य धारा के मीडिया को आप छोड़ दीजिए, जिससे लोगों ने देखना छोड़ दिया है, उसको छोड़ करके सोशल मीडिया पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ही मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा नारा 1975 में आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके खिलाफ लगाया गया था। तब वोट चोरी का मामला नहीं था, तब आतंकवाद, आपातकाल के खिलाफ नारे लगाए जाते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब भी लगभग वही नारा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लेकिन अभी चुनाव होना नहीं है। आम चुनाव तो 2029 में ही होना है। लेकिन अगर ये वोट चोरी का मामला अगर बंद नहीं होता है, या इसको लड़ाई जारी रहती है, और बिहार में खुदा न खास्ता विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू हार जाती है, बीजेपी को अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं, तो ये सरकार लड़खड़ा सकती है। और ये सरकार लड़खड़ाने के अब कई कारण बनते जा रहे हैं। इधर तो वोट चोरी का SIR वाला मामला है ही, उधर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जिन सज्जन को, जिन राधाकृष्णन साहब को, CP राधाकृष्णन साहब को सरकार ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उसी के खिलाफ अब संयुक्त विपक्ष ने एक पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन साहब को भी मैदान में उतार दिया है। यानी कि अब सरकार का इकबाल इतना नहीं बचा है इस तीसरे कार्यकाल में कि वो एक भी चुनाव आम राय से या सर्वानुमति से निर्विरोध करा ले। और ख़ास तौर पर उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का आपको मालूम ही होगा, ये पद 21 जुलाई को, जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन शाम को खाली हो गया था। तो तत्कालीन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने दिन में तो सदन में कामकाज किया और शाम को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद से आज 1 महीना पूरा होने को है, हमारे धनखड़ साहब लापता हैं, भूमिगत हैं, उन्हें ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस बीच में सरकार की ओर से भी उनको लेकर के कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन अब खबरें रिस कर आ रही हैं कि सरकार धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने दल के 100 सांसदों के दस्तखत भी करा लिए थे। धनखड़ साहब को मनाने के लिए 2-2, 3-3 बार दूत भी भेजे, मंत्री भेजे, सांसद भेजे, लेकिन धनखड़ साहब जब टस से मस नहीं हुए तो ये तय पाया गया कि अब धनखड़ साहब को पद से हटा दिया जाए। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव आने वाला था। और जब धनखड़ साहब को ये पता चल गया किसी भी तरह से, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके अपनी सम्मान की रक्षा खुद कर ली। उन्होंने भाजपा को ये मौका नहीं दिया कि भाजपा उन्हें धक्के मार करके उपराष्ट्रपति पद से हटाए। चलिए, वो बात तो आई गई हो गई। अब सवाल ये हो गया है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव क्या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन आसानी से जीत जाएगा? मुझे लगता है कि अब इसमें भी पेच फंस गया है। इधर संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, उधर सड़क पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। तो ऐसे में सरकार को अपने उम्मीदवार की नाव पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों का अभी जो गणित है वो तो बताता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस ढंग से पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हमारे गृह मंत्री का प्रत्याशी बुरी तरह हारा और रूडी साहब अच्छे बहुमत से जीते, उसे देख करके लगता है कि ये जो नतीजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आए थे, यही नतीजे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, विपक्ष के दोनों सदनों के 300 सांसद तो पहले से एकजुट हैं। अब उनको सत्ता पक्ष से जो जुड़े हुए लोग हैं, TDP है, JDUS है और छोटे मोटे दल हैं, उनके सांसदों का समर्थन चाहिए। उनके ज़मीर को जिंदा करना है, उनके अंदर आत्मा को जगाना है। और ये उस काम बहुत कठिन भी नहीं है, वो बहुत आसान भी नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष के प्रत्याशी के समर्थन में सत्तारूढ़ दल की जो बैसाखी बनी है TDP,
उसको भी आने के लिए मजबूर किया जा सकता है दक्षिण के मतदाताओं की ओर से। दक्षिण के मतदाता यानी दक्षिण से आने वाले दोनों सदनों के सदस्य, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। दक्षिण की अस्मिता अब उलझ गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, वो भी दक्षिण से आते हैं, और सुदर्शन साहब, जस्टिस सुदर्शन भी दक्षिण से आते हैं। तो ऐसे में अब मामला यही आकर अड़ेगा कि दक्षिण की अस्मिता को का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन ज़्यादा समर्थन हासिल कर सकता है, जस्टिस सुदर्शन या सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन साहब अगर इतने लोकप्रिय होते तो वो दक्षिण में जहां उनको कमान दी गई थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल था उनसे टूट कर नहीं जाता। और फिर राधाकृष्णन साहब की जो छवि है वो एक कट्टर संघी कार्यकर्ता की है, उनके प्रति सबके मन में श्रद्धा नहीं है जैसे कि जस्टिस सुदर्शन के प्रति है। जस्टिस सुदर्शन ने अपने पूरे कार्यकाल में एक सड़वा जुड़ूम है, सलवा जुड़ूम जो छत्तीसगढ़ का एक संगठन आदिवासियों को होता था, उसके खिलाफ एक आदेश देने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि लोग उनके खिलाफ जाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होगा तो नतीजे अप्रत्याशित आ सकते हैं। कल 21 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा के सत्र का आखिरी दिन है। सत्रावसान के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए हो सकता है कल सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन नामांकन भरें, और उसके बाद विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं सुदर्शन साहब, जस्टिस सुदर्शन, वो नामांकन पत्र भरें। अब ये चुनाव कोई ऐसा चुनाव तो है नहीं कि जिसमें आपको घर घर जाके प्रचार करना हो। ये चुनाव सीधे सीधे गणित का चुनाव है, और इसको मैनेज करना सरकार के लिए अब बहुत टेढ़ी खीर हो गया। अभी तक सरकार ने जो चाहा सो हुआ। पिछले 10 साल में सरकार जो मन में आया करती गई, चाहे नोटबंदी करना हो, चाहे जीएसटी की दरें बढ़ाना हो, चाहे और कुछ करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर विवाद में माननीय बड़ी अदालत से मनमाफिक फैसले पाने हो, सब होता गया। लेकिन अब ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी और पहले के 2 कार्यकालियों की तरह मजबूत नहीं है। इधर उनके सामने आंतरिक दबाव है, उधर वैश्विक दबाव भी है। वो अभी अमेरिका और रूस और चीन के बीच में पिस रहे हैं। वो भारत की जो छवि थी, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान नेता की जो छवि थी, वो उसको कायम नहीं रख पाए हैं। इसलिए आप देखिए इस समय अमेरिका रौंदे डाल रहा है भारत को टैरिफ के नाम पर, जुर्माने के नाम पर। उधर रूस और जो चीन है वो लगातार बार्गेनिंग कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री भंवर में ऐसे फंसे हैं कि इधर तो जब जनता उनके सामने होती है, पार्टी उनके सामने होती है, तो उन्हें कहना पड़ता है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। और उधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो चीन के लिए, व्यापार के लिए नए नए रास्ते खोलते जा रहे हैं। और अब तो खबर आई है कि जो हमारा ये जो सीमा है, ये भी अब चीन की सीमा सड़क मार्ग से भी यातायात और मतलब परिवहन और कारोबार और पर्यटन तीनों के लिए खोली जाने वाली है। तो अब हिंदी चीनी भाई भाई हमारे मोदी जी भी करने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, उधर अमेरिका भारत के खिलाफ लगातार दबाव बनाए हुए टैरिफ को लेकर के, इधर रूस से जो हमारी पुरानी दोस्ती थी वो खटाई में पड़ी हुई है, इधर हम चीन के साथ अलग गलबहियाँ बढ़ा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार आखिर करना क्या चाहती है, हमारी विदेश नीति क्या है और हमारी स्वदेश नीति क्या है। हम एक तरफ स्वदेशी के मंत्र का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ चीन के लिए दरवाजे खोल दिए, खुला बाजार है, उसे चले आओ, चाहे जितना माल भर दो हमारे बाजार में। अब भाई जब भारत का माल बनेगा नहीं, स्वदेशी माल बनेगा नहीं, तो लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे कहाँ से। तो ये एक झूठा आह्वान है स्वदेशी का। अगर स्वदेशी पर ही माननीय प्रधानमंत्री टिके रहना चाहते हैं तो उन्हें अपना जो आयात है वो सीमित करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। चीन से हो, अमेरिका से हो, रूस से हो, और स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देना चाहिए, स्वदेशी उत्पाद बढ़ाने चाहिए और स्वदेशी का निर्यात बढ़ाना चाहिए।
लेकिन इस दिशा में सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार बड़ी ऊहा-पोह में फंस गई है। वो कैसे भी अपनी जान बचाना चाहती है, पिंड छुड़ाना चाहती है विपक्ष के इस आंदोलन से, वोट चोर गद्दी छोड़ के आंदोलन से। वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन अगर बिहार में असर दिखा गया तो आप मानकर चलिए कि इसके तत्काल बाद जहाँ भी चुनाव होगा, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, देश के किसी भी हिस्से में चुनाव अब होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले सालों की तरह वोट चुराना अब आसान नहीं रहेगा। और वोट चोरी के इस आंदोलन के बाद मुझे तो लगता है कि देश में ईवीएम हटाओ का आंदोलन भी अब उसी तेजी से शुरू होगा। राहुल गांधी पहले इस मामले में अकेले आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस ढंग से विपक्ष एक हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उसे देखते हुए अब ये तय हो गया है कि अगले चरण में वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ साथ ईवीएम हटाओ का नारा भी गूंजने लगेगा। क्योंकि ईवीएम से आप देखिए दुनिया के बहुत देश आजिज हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अभी 2 दिन पहले ही कहा कि ईवीएम हटाओ, और दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस है, जापान है, वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि ईवीएम आखिर है तो मशीन, आदमी के द्वारा बनाई गई मशीन है, और उसी के जरिए हमारे देश में पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, एक आम चुनाव आप देख लीजिए 19 का, 2023, 24 का, और इन 5 सालों में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। और वो नतीजे अब विपक्ष के इस नारे की पुष्टि कर रहे हैं कि देश में वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर की जाती रही है, और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती रही है। अब चूंकि चोर महादेवपुरा कर्नाटक में रंगे हाथ पकड़ लिया गया है, तो अब सरकार के सामने, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने सफाई देने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। तो अब देखिए कल संसद का 17वां वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ होगा। कल संसद में नामांकन भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दर्ज किया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद में अमेरिका की ओर से जो भारी संकट है, जो भारी गफलत है, उस पर एक दिन भी बात नहीं हो पाई, बहस नहीं हो पाई। और जो हमारे संसद सदन के नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सिवाय ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस का जवाब देने के बाद एक दिन के लिए संसद में नहीं आए। तो संसद अनाथ सी दिख रही थी, और सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में विपक्ष का सामना करने में असमर्थ साबित हुआ है। तो अब कल पर आप नज़र रखिए और देखते रहिए दूसरे चैनलों की तरह चक्षुदर्शी भी। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।